चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, आज हम बिहार बोर्ड के 5वां चैप्टर लेकर आए हैं नगरी लिपि। आइए पहले लेखक का परिचय करते हैं। लेखक का परिचय है नगरी लिपि के लेखक प्रकार। नगरी लिपि के लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है गुणाकर मूले, जिनका जन्म 1935 में हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। इनका मौत कब हुआ था, यानी देहांत 2009 में। तो पूछ देगा कि नागरी लिपि किस प्रकार की विद्या है, तो ये निबंध है। गुणाकर मूले जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, आइए उनके बारे में देखते हैं। अक्षरों की कहानी, सौरमंडल, भारत, इतिहास और संस्कृति, अंतरिक्ष यात्री, आधुनिक लिपियों की कहानी, नक्षत्रलोक, सूर्य, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। चलिए, नागरी लिपि निबंध है, सारांश इसका देखते हैं क्या है। जिस लिपि में यह लेख छापा है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी जिस लिपि में यह लेख लिखा हुआ है, यानी हिंदी में लिखा हुआ, उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। आगे, करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखावट। यह भाषा व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है। जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में यह लिपि फैला हुआ है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है, वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। लेकिन दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। लेकिन एक बात हमें सदैव याद रखना चाहिए कि आज कुछ अलग सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है, जो प्रायः बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मणी लिपि का आविष्कार आर्य जाति का देन है। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदनी दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। ठीक है, आगे। महत्व, कोकण के शिलाहार, मन्नेखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के जादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। 12वीं सदी में केरल के शासकों ने सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। उत्तर भारत के महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए थे। आगे, उत्पत्ति, उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इनका नाम नागरी पड़ा। लेकिन पादाता तीर्थकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नागर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखते हैं। असंभव नहीं है यह बड़ा नगर प्राचीन पटना हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को
देवनागरी भी कहा जाता है। देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत के प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत है। देवनागरी लिपि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें और भी जानकारी मिलती है। देवगिरी के जादव राजाओं के लेख, कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेख में नागरी लिपि को देखने को मिलती है। मिहिर भोज महेंद्र पाल जैसे प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 1840 से 81 ईस्वी के ग्वालियर प्रशिस्त नागरी लिपि में है। कहता है अतः इतिहास से ही नागरी यानी देवनागरी लिपि का महत्व बहुत अधिक रहा है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। आइए देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है। जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में यह लिपि फैला हुआ है। कहता है लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपि से देवनागरी का संबंध बताया। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को ही नंदी नागरी कहलाती थी। दरअसल लेखक ने बताया कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। कोंकण के शिलाहार, मन्नेखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के जादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। कहता नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दें। नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हम दक्षिण भारत से मिले हैं। राजा वीरराजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अतः नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। कहता है कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि के मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरोखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ी होती है। उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में इस्लामी शासक के नींव डालने वाले मोहम्मद गजनी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्के पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इसके अलावा मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द छपवाए। आइए नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। नागरी को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पादता टितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते थे। साथ ही उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं
अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया। कहता है नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरी के क्या संबंध, लेखक ने बताया। चलिए, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि यह सत्य है कि नागरी शब्द किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है और यह जानकारी भी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नागौर कहते थे और स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है और यह बड़ा शहर पटना ही हो सकता है। नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? ईसा की 8वीं से 11वीं शताब्दी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। कहते हैं नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं 9वीं शताब्दी से आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाती है और इसी काल में भारतीय आर्य भाषाएं परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि भाषाएं भी जन्म ले रही है। कहते हैं गुर्जर प्रतिहार कौन थे? अनेक विद्वानों का यह मत है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे और ईसा की 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशिस्त भी है जो नागिर लिपि यानी संस्कृत भाषा में है। आगे कहता है निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। 11वीं शताब्दी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। दक्षिण से प्राप्त बरगुन का पलेयम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की ही है। कहता है 1000 ईस्वी के आसपास मालावा नागर में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता था। ईसा के 8वीं से 11वीं शताब्दी में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। 8वीं शताब्दी में देहकोश कि तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह नागरी लिपि में है। 554 में राष्ट्र राजाओं दंती दुर्ग का दान पत्र नागरी लिपि में प्राप्त हुआ। 850 में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है जो नागरी लिपि में है। आई ऑब्जेक्टिव गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में। कहता है गुणाकर मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? वर्धा में। कहता है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। ठ अक्षर का संबंध वर्तमान किस भाषा से है? मराठी। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है वहन। आगे कहता है केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? नागरी लिपि में। पहल किन राजाओं के लेख के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? विजयनगर के राजाओं को। टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से। कहता है स्वर्ण बेल गोला स्थान का संबंध कहाँ से है? तो जैन धर्म से।
किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे? अकबर ने। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले। कहते हैं नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। चलिए, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। काशी को। कहता है मालवा में नागरी मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था? अलबेरूनी ने। अमोघ वर्ष कौन था? पर प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। कहता मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? संस्कृत में। बेताम कहाँ है? इंदौर के पास। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? नंदी नागरी। कहता हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? नंदी नागरी। आगे चलो दोस्त। कहता है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 8वीं से 11वीं शताब्दी में। 8वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी लिपि। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? अक्षर कथा में। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? देवनगर। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य जी। ठीक है, हमने पढ़ दिया नागरी लिपि जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य जी। ये चैप्टर बहुत VVI है, आप एक बार जरूर देख लेना। यदि कोई भी आपको सुझाव देना होगा तो आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।